मिथिला जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपने पहले क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इतिहास से जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं। तो इसलिए हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो यह क्लास हो रहा है ये न सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए बल्कि पीसीएस स्तर के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर स्टेट एसएससी हो, इन सब के लिए फायदेमंद होगा यह क्लास। आइए हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का पहला चैप्टर जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन या यूरोपियों का आगमन के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। यूरोपियों का आगमन या फिर यूं कहें भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार का सिलसिला था ये नई नहीं थी, यह प्राचीन भारत से ही चलता हुआ आ रहा था। और भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक मार्ग थी वो सिकंदर के 326 ईसा पूर्व में भारत पर जो आक्रमण हुआ था उससे 4 स्थल मार्ग और 4 जल मार्ग का विकास हुआ और यह बिना किसी अवरोध के मध्यस्थ देश की सहायता से मध्यकाल तक चलता रहा। मार्को पोलो जो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत और चीन की यात्रा पर आए, वो अपने यात्रा वृतांत में लिखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया खासकर भारत और चीन उस समय काफी समृद्ध हो गया था और यूरोपियन व्यापारी भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। उसी समय एक घटना होती है जो 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल नामक एक देश पर जो मध्यस्थ देश था भारत और यूरोप के बीच पहुंचने का, उस पर ओटोमन तुर्क का अधिकार हो जाता है और ओटोमन तुर्क का कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार के साथ ही यह व्यापार का जो सिलसिला था यह रुक जाता है। और भारत तक पहुंचने के लिए यूरोपीय यात्री या यूरोपीय व्यापारी जो नया प्रयास करता है कि एक भारत तक पहुंचने के लिए सुरक्षित मार्ग की खोज करता है और उस खोज को ही यूरोप में पुनर्जागरण का सूत्रपात कहा जाता है। और सूत्रपात में भौगोलिक खोजें होती है, कंपास का आविष्कार होता है और यात्री जो भारत तक पहुंचना चाहता था संबंधित देश के शासक उन्हें जहाज उपलब्ध करवाती थी, आर्थिक मदद देते थे ताकि वो सोचते थे कि व्यापार के साथ साथ हमारे धर्म का भी प्रचार प्रसार हो सके। और उस पुनर्जागरण को सपोर्ट करने के लिए एक राजकुमार था, पुर्तगाल का राजकुमार जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर, एक नाविक था। उन्होंने पहली बार अफ्रीका महादेश के तट का मैप तैयार किया ताकि उसके सहारे यूरोपियन व्यापारी भारत तक पहुंच पाए। आइए हम लोग एक छोटा नक्शा बनाते हैं और उस पर जानने का प्रयास करते हैं। ये रहा इंडिया का साउथ वाला पार्ट और ये हो गया अफ्रीका महादेश और ये हो गया यूरोप का, पुर्तगाल, स्पेन और भी बहुत सारा देश है यहां पर। तो पहले स्थल मार्ग से डायरेक्ट यहां तक भारत पहुंच जाता था यूरोपीय, लेकिन जब कॉन्स्टेंटिनोपल पर ओटोमन तुर्क का अधिकार हो जाता है तो यह रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और फिर नए मार्गों की खोज जब शुरू होती है तो नेविगेटर एक मैप जो तैयार करता है वो तट का इस तरह का होता है कि आप इस तरह से जाइए और आगे जो है घूम करके इंडिया तक पहुंच जाइएगा। और इसी आधार पर 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज जो कि पुर्तगाल का एक यात्री था वह भारत की खोज में चलता है और उसी मैप पर चलते चलते वो यहां तक आते हैं और आगे दक्षिण अफ्रीका का जो
दक्षिणतम बिंदु है वहां पहुंचता है और कहता है कि आगे कोई स्थल हमें नहीं दिख रहा है, आगे कोई दुनिया नहीं है, हम वहां से घूम करके आ गए हैं। और यह जो दक्षिणतम बिंदु था इसको नाम दे दिया कैप ऑफ गुड होप। तो एग्जाम में पूछता है कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी, तो वो बार्थोलोम्यू डियाज जो 1487 ईस्वी में कैप ऑफ गुड होप की खोज करी। फिर 1492 ईस्वी में स्पेन भी कहां पीछे रहने वाला था, इन्होंने एक आदमी को हायर किया, वो स्पेन का था नहीं, हायर किया और स्पेनिश सरकार अपने खर्चे पर उन्हें भारत भेजा। लेकिन कोलंबस मैप पर आया और यहां से रास्ता भटक गया और वह उत्तरी अमेरिका जा पहुंचा। और उत्तरी अमेरिका जाने के पर उन्हें पता चला कि यह तो भारत है नहीं, लगता है कहीं और पहुंच गए। और उत्तरी अमेरिका में जो देखा तो वो पहले सुनते आ रहा था कि भारत का लोग काला होता है, जबकि उत्तरी अमेरिका का जो यह तटवर्तीय लोग था वह लाल था। तो उन्होंने उन लोगों को रेड इंडियन कहकर पुकारना शुरू कर दिया और उत्तरी अमेरिका का नाम नई दुनिया दिया। बाद में एक और यात्री जाते हैं जिसका नाम होता है अमेरिगो वेस्पुसी, वो फिर उत्तरी अमेरिका को अमेरिका नाम देता है। फिर बाद में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत चलता है और वो उसी मैप पर आते आते कैप ऑफ गुड होप पहुंच जाता है। और कैप ऑफ गुड होप पर पहुंचने के बाद वो आगे भारत के लिए आने का प्रयास कर ही रहा था, लेकिन अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम अब्दुल मजीद था वो मिलता है और फिर दोनों में बातचीत होती है कि क्या आप भारत जाना चाहते हैं, तो कहा हाँ हम भारत जाना चाहते हैं। तो कहा ठीक है मैं भी भारतीय हूं, आपको मैं भारत लेके चलता हूं। तो पथ प्रदर्शक के रूप में अब्दुल मजीद जो गुजराती व्यापारी था वो कैप ऑफ गुड होप से भारत के मालाबार तट, जो कि केरल का तट मालाबार तट कहलाता है, वहां पहुंचाया। और उस मालाबार तट पर एक शहर का नाम था कालीकट। कालीकट पहुंचते हैं। कालीकट पर वहां के जो शासक थे जैमुरीन, जो कि एक उपाधि था वहां के वंश का, तो जैमुरीन अपने वंश का 12वां जैमुरीन था। तो कभी ये पूछता नहीं है, जैमुरीन नाम के एक शासक के द्वारा जो है उनका स्वागत किया गया। और 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंच जाते हैं कालीकट मालाबार तट पर और जैमुरीन के द्वारा उनका स्वागत होता है। और उसके बाद यूरोपियों का जो भारत में आगमन का सिलसिला है वह कालांतर में शुरू हो जाता है। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं कि भारत में यूरोप के अन्य देशों के यात्री जो भारत पहुंचे उनका कालक्रम कैसा रहा। भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग की खोज हो रही थी उसमें दो देश जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसमें पुर्तगाल और स्पेन था। लेकिन पुर्तगाल को सबसे पहले भारत तक पहुंचने में सफलता हाथ लगी और उसके बाद कालांतर में यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन का सिलसिला जारी हो गया। आइए हम लोग जानते हैं कि यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन का जो कालक्रम है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले पुर्तगालों को वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत तक पहुंचने में सफलता हाथ लगी। 1498 में पुर्तगाली भारत आए, उसके बाद डच 1602 में भारत आए, फिर 1608 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजी व्यापारी कंपनी की स्थापना
इंग्लैंड में होती है, लेकिन अंग्रेज भारत तक पहुंचने में देर कर देती है। उससे पहले डच 1602 में पहुंच जाता है और 1608 में अंग्रेज भारत पहुंचता है। उसके बाद डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आया, फिर फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में भारत आया और स्वीडिश 1731 ईस्वी में भारत आया। भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी, जिसके कारण डेनिश और स्वीडिश ज्यादा टिक नहीं पाए भारत में। तो इसलिए हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे वो पुर्तगाली को पढ़ेंगे, फिर डच को पढ़ेंगे, अंग्रेज को पढ़ेंगे और फ्रांसीसी को पढ़ेंगे। आइए हम लोग पुर्तगाली का जो भारत में आगमन हुआ, उसकी जो फैक्ट्रियां थी, उसके गवर्नर जनरल जो आए, क्या क्या काम किए और पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या देन है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पुर्तगालियों का भारत आगमन है। हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि पुर्तगाली कैसे कैसे भारत में आया और वो यहां पर कहां कहां फैक्ट्रियां लगाई और उसके क्या कौन कौन गवर्नर जनरल थे, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पुर्तगाली वास्को डी गामा के नेतृत्व में कैप ऑफ गुड होप को पार करते हुए 1498 ईस्वी में भारत आए और यहां केरल के मालाबार तट स्थित जो शहर था कालीकट, वहां पहुंचा और वहां के जो शासक थे जैमोरिन, इनका भव्य स्वागत किया और फिर कुछ दिन यहां रुके वास्को डी गामा। और जब यहां से कुछ भारतीय वस्तु लेकर के यूरोप गए तो कुल खर्च को अगर काट दिया जाए फिर भी इन्हें 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ। और इस चीज को देखते हुए और पुर्तगालियों के मन में भी आया कि क्यों ना भारत जाया जाए और यहां से भारतीय वस्तु को ला करके पुर्तगाल में बेचा जाए, जिससे बहुत सारा मुनाफा कमाया जाएगा। और वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आए और वो कुल 3 बार भारत आए। दूसरी बार वो 1502 में आए। उसके बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज नाम का एक पुर्तगाली फिर भारत आया और वो भी यहां से भारतीय वस्तु लेकर के गए यूरोप, पुर्तगाल और वहां पर बेचे और काफी मुनाफा कमाए। वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में आए और धीरे धीरे पुर्तगालियों का भारत में आना जाना लगा रहा और फिर बाद में पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित करा। केरल में एक शहर है कोचीन, वहां 1503 में अपना पहला फैक्ट्री बनाया। फिर कुन्नूर में 1505 में बनाया। गोवा में बाद में जब अल्बुकर्क भारत आए गवर्नर जनरल बनकर और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया, तो फिर गोवा पर अधिकार हो गया उनका और गोवा में 1510 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली गोवा में। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है कि पुर्तगालियों ने कब और कहां पर बंगाल में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। तो बंगाल में पुर्तगालियों ने 1651 में हुगली में अपना फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन बंगाल के हुगली में जो फैक्ट्री थी वह लूटपाट का केंद्र बन गया। बंगाल की खाड़ी में जो भी व्यापारी आता था उसके साथ यह लूटपाट करता था। जब बाद में मुगल सम्राट को यह पता चला तो उस समय तत्कालीन मुगल सम्राट शाहजहां थे जो इन पर कार्रवाई करी। बाद में यह सिस्टम में आ गया। फिर भारत में पुर्तगाली बस्ती का जब विस्तार हुआ तो अपने व्यापारिक कंट्रोल को बनाए रखने के लिए और राजनीतिक शक्ति स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने अपना एक गवर्नर जनरल नियुक्त किया। जो पहला गवर्नर जनरल था वो था अल्फांसो डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 में भारत आए और 1509 तक भारत में रहे।
1505 में आए, 1509 तक रहे। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है, वो है ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको नीले पानी की नीति कहते हैं। नीले पानी की नीति यह है कि हिंद महासागर में अगर कोई व्यापारी आता है तो उसे रोकना, उसे नहीं आने देना और भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना था इनका काम। इसीलिए उन्होंने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की अल्मीडा ने। और भारत में जो उस समय व्यापार के लिए आते थे वो अरब से बहुत सारे व्यापारी आते थे, मिस्र से बहुत सारे व्यापारी आते थे और तुर्की से बहुत सारे व्यापारी आते थे। और भारत के जो व्यापारी थे ये भी अपना सामान लेकर के विदेश में जाकर बेचते थे, खास करके गुजरात के व्यापारी। लेकिन पुर्तगाली इन लोगों के व्यापार में भी दखल देना शुरू कर दिया। आगे चलकर यह हुआ कि 1508 ईस्वी में चौल नामक जगह पर अल्मीडा ने अपने बेटे को भेजा कि कोई व्यापार ना करे, जो कर रहा है उसको रोको। और व्यापारी के साथ जो है इसकी लड़ाई हो जाती है अल्मीडा के बेटे से चौल नामक जगह पर, और उसमें पुर्तगालियों की हार होती है और अल्मीडा का बेटा उसी युद्ध में, उसी लड़ाई में मारा जाता है। बेसिकली वो युद्ध नहीं होता है, वो लड़ाई होता है और उस युद्ध में मारा जाता है। फिर अल्मीडा आया और इन व्यापारियों को खुद से रोकना शुरू कर दिया। और बाद में यह हुआ कि दीव नामक जगह पर, जो मुंबई के पास है, दीव, दमन व दीव जो था, उस दीव के पास सभी व्यापारियों की एक संयुक्त सेना से अकेले भिड़ जाते हैं अपनी नौसेना के साथ। और उस युद्ध में पुर्तगालियों की जीत होती है। संयुक्त सेना जो कि मिस्र, अरब, तुर्की और भारतीय व्यापारी का सेना था, उसकी हार होती है। फिर 1510 ईस्वी में दूसरा गवर्नर जनरल आता है, उसका नाम होता है अल्फांसो अल्बुकर्क। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक भारत में गवर्नर जनरल बन के रहते हैं। और 1509 में आने के बाद 1510 ईस्वी में ये बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इनकी लड़ाई होती है और उस युद्ध में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह की हार होती है। और 1510 में यूसुफ आदिल शाह की हार के बाद गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। और आगे चलकर जब नीनो डी कुन्हा आते हैं भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर, तो वे 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र यानी राजधानी बनाते हैं गोवा को। और गोवा बाद में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर पुर्तगालियों के लिए आता है सामने। अल्फांसो अल्बुकर्क के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इन्होंने कहा कि वाटर पॉलिसी जो है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये ठीक है, लेकिन इसमें कुछ रियायत देंगे। जो भी विदेशी व्यापारी भारत में आकर के व्यापार करेगा उन्हें हमसे परमिट लेना पड़ेगा, उन्हें हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो भारत में जाकर के व्यापार कर सकते हैं। और उस लाइसेंस के लिए कुछ शुल्क वसूलते थे। वे जब अल्फांसो अल्बुकर्क भारत आए तो 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर कब्जा किया। 1511 ईस्वी में मलक्का पास है, जिससे हम हिंद महासागर में कोई व्यापारी आता है वहां पर अधिकार प्राप्त किया। यहां मलक्का है। और फिर हॉर्मुज, जो रास्ता भारत में या हिंद महासागर में प्रवेश करने का था, वहां पर अपना अधिकार स्थापित किया और उस रास्ते को बंद कर दिया ताकि विदेशी अपने मन से नहीं आए, वो आए यहां पर हमसे परमिट ले, हमसे लाइसेंस ले, फिर भारत में जाकर के व्यापार करे। 1515 ईस्वी में हॉर्मुज पर अपना अधिकार स्थापित किया और 1511 ईस्वी में मलक्का पर अपना अधिकार स्थापित किया और 1510 में तो गोवा पर था ही।
और अल्बुकर्क भारत में आने के बाद पुर्तगाली बस्तियों का विस्तार करने के लिए इन्होंने भारतीय महिलाओं के साथ जबरन विवाह की नीति चलाई और पुर्तगाली असहिष्णु थे यहाँ के लोगों के प्रति और प्रतिक्रियावादी था, धार्मिक प्रतिक्रियावादी था। यह जब कहा जाता है कि जब आए थे पुर्तगाली भारत तो इन्होंने बहुत सारे मंदिर को तुड़वा दिया था और मुसलमानों के साथ जो है यह प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण रखता था, भारतीयों महिलाओं से जबरन विवाह करवाता था। इससे पुर्तगाली भारत में अलोकप्रिय होते जा रहे थे। 1529 से 1538 तक नीनो डी कुन्हा भारत आए और उन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। जीते थे अल्बुकर्क, लेकिन वो गोवा पर अधिकार किया, राजधानी नहीं बनाया, बल्कि अल्बुकर्क कोचीन को अपनी राजधानी बनाई। कोचीन को अपनी राजधानी बनाई। बाद में चलकर 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने गोवा में अपनी राजधानी स्थापित की। एक जो मुंबई पर अधिकार था पुर्तगालियों का, तो 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय, जो कि ब्रिटेन का राजकुमार था, चार्ल्स सेकंड, और पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, इन दोनों का विवाह होता है 1661 ईस्वी में। और यूरोप में विवाह होने पर वो भारतीय क्षेत्र को दहेज स्वरूप ब्रिटिश राजकुमार को दे देता है। 1661 ईस्वी में मुंबई को ब्रिटिश राजकुमार को दहेज स्वरूप दे देता है। 1668 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक 10 पाउंड वार्षिक कर पर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पश्चिम भारत में मुंबई को अपना व्यापारिक केंद्र बनाता है 1668 ईस्वी में। उसके बाद नीति के बारे में हमने आपको बताया कि असहिष्णु था, प्रतिक्रियावादी था और भारतीय महिलाओं के साथ जबरन विवाह करता था। इससे भारत में पुर्तगाली अलोकप्रिय हो गया था। और बाद में जब 1602 ईस्वी में डच भारत आया तो डच का व्यापार मसालों पर इंडोनेशिया में था। भारत वो सिर्फ वस्त्र के व्यापार के लिए आया था, इसीलिए वस्त्र के व्यापार पर एकाधिकार को लेकर पुर्तगालियों से बराबर उनकी लड़ाई होती रहती थी। और कालांतर में छिटफुट लड़ाई के चलते डच ने पुर्तगाल के सारे फैक्ट्रियों पर अपना अधिकार जमा लिया और धीरे धीरे अलोकप्रिय था ही। यहाँ के शासक, यहाँ के लोग भी पुर्तगालियों का साथ नहीं दिया और अंत में पुर्तगाली गोवा में सिमट कर रह गया। और जो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आया था वो सबसे अंत में भारत छोड़कर गया। जब भारत की आजादी हो गई तो 1961 ईस्वी में इन्हें जबरन यहां से निकाला गया था। आइए हम लोग जानते हैं कि भारत में पुर्तगालियों को पंगा किन किन से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से इनका पंगा होता है। फिर
एक जगह है, गुजरात के एक शासक थे बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर मुगल वाला नहीं, गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। और इनका मुगल से बार बार बसीन नामक क्षेत्र को लेकर के झगड़ा होते रहते थे। तो ये बसीन को बचाने के लिए पुर्तगालियों को व्यापार के लिए दे देता है। लेकिन बाद में बहादुर शाह जब बसीन वाला क्षेत्र मांगता है तो पुर्तगाली कहता कि आइए हम लोग मीटिंग करते हैं जहाज पे। और पानी में जहाज पर मीटिंग कर रहा था और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई होगी और बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने पानी में फेंक दिया और वहीं पर डूब करके बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। और मराठा से पुर्तगालियों की लड़ाई होती है 1739 ईस्वी में। बाजीराव फर्स्ट के समय जो मराठा सरदार थे चिन्ना अप्पा, इनसे 1739 में पुर्तगालियों की झगड़ा होती है और उसमें बसीन और हसाल सेट नामक जगह मराठा पुर्तगालियों से छीन लेता है। और मराठा का यूरोपियों के विरुद्ध सबसे महानतम जीत मानी जाती है इस युद्ध को। और हम लोग जानते हैं आगे की पुर्तगालियों का भारत में लाने का क्या श्रेय रहा, क्या क्या चीज पुर्तगाली भारत लाए जो इससे पहले भारतीय उस चीज से परिचित नहीं था। तो हम लोग जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस भारत में नहीं था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। और पहली बार, इससे पहले जो भी लेखन की क्रियाएं होती थी वो हाथों से लिखा जाता था, छपाई नहीं होती थी। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद ही छपाई हुई और भारत में पहला जो छपा हुआ पुस्तक आया वो गोवा के पादरियों ने ही छापा था। उसके अलावा अनानास के बारे में भारतीय लोग नहीं जानते थे, गन्ना के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे, मूंगफली के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे। यूरोपीय यांत्रिक घड़ी यानी डिजिटल घड़ी जो था उसके बारे में भी भारतीय परिचित नहीं था। तो इसका श्रेय भी पुर्तगालियों को जाता है। और जहाज निर्माण का जो कला है यह भी पुर्तगालियों ने ही भारतीयों को दिया है। उसके अलावा एक शॉर्ट ट्रिक हम लोग जानते हैं, एम कोफ्ता, मलाई कोफ्ता। यह शॉर्ट ट्रिक है याद करने का, जिससे हम लोग यह जान पाते हैं कि M4 मक्का। बराबर क्वेश्चन पूछ देता है, उसमें पूछेगा कि वैदिक काल में इनमें से किस अनाज के बारे में लोगों को पता नहीं था। उसमें बहुत सारा वैदिक काल का अनाज दे देगा और एक मक्का दे देगा। तो ये जानिए कि मक्का पुर्तगालियों का देन है भारत में। उससे पहले मक्का के बारे में किसी को भारत में पता नहीं था। उसके अलावा के से जानते हैं काजू। काजू के बारे में भारत में लोगों को पता नहीं था। ओ से ऑरेंज यानी नारंगी के बारे में भारत को पता नहीं था भारतीयों को। पी से हो गया पपीता, पपीता के बारे में भारतीयों को पता नहीं था। टी से हो गया टोबैको यानी तंबाकू, तंबाकू के बारे में भी भारतीयों को पता नहीं था। और आलू, ए से आलू के बारे में भी भारतीयों को पता नहीं था। तंबाकू, आलू, पपीता, नारंगी, काजू, मक्का, प्रिंटिंग प्रेस, मूंगफली, अनानास, यूरोपीय यांत्रिक घड़ी या जहाज निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी पुर्तगालियों की देन है भारत में। आइए अब हम लोग अगली व्यापारिक कंपनी जो भारत आई, डच, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग अब अगली व्यापारिक कंपनी डच व्यापारिक कंपनी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कार्नेलियस हाउटमैन, जिसे कहीं कहीं पर हस्तमान भी लिखा हुआ रहता है, हस्तमान भी लिखा हुआ रहता है। तो कार्नेलियस हाउटमैन या कार्नेलियस हस्तमान भारत के लिए चला, लेकिन यह भारत नहीं पहुंचकर इंडोनेशिया पहुंच गया। और इंडोनेशिया पहुंचने के बाद वहां पर उन्होंने
मसालों का व्यापार शुरू कर दिया। इंडोनेशिया में डचों का मसालों का अच्छा व्यापार चल रहा था और फिर 1602 ईस्वी में हस्तमान भारत के लिए आया व्यापार के लिए और इन्होंने भारत में मसालों के व्यापार पर बल न देकर के भारत के सूती वस्त्रों पर बल दिया, सूती वस्त्रों के व्यापार पर बल दिया और भारत में सूती वस्त्रों के व्यापार पर एक अधिकार पाना चाहता था और मुसलीपट्टनम में डचों ने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया 1605 ईस्वी में और फिर पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री की स्थापना की 1610 ईस्वी में पुलिकट। पूर्वी तट पर महत्वपूर्ण फैक्ट्री था पुलिकट 1610 में और पहली फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी में। और फिर बंगाल में एक चीज को ध्यान में रखेंगे कि जितनी भी यूरोपियन कंपनी आती है तो हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखेंगे कि उनका पहला फैक्ट्री कहां था और बंगाल में उनका पहला या महत्वपूर्ण फैक्ट्री कौन था, उसको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में ये बराबर पूछे जाते हैं। तो बंगाल में डच का 1627 ईस्वी में पिपली में एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करी, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि 1653 ईस्वी में चिंसुरा में जो स्थापित किया था वो महत्वपूर्ण जितना था। तो याद रखेंगे जब डच का बंगाल में महत्वपूर्ण फैक्ट्री की बात होगी तो चिंसुरा लगाएंगे जो कि 1653 ईस्वी में स्थापना की थी और पहली फैक्ट्री जो थी 1605 ईस्वी में वो था मुसलीपट्टनम। और वस्त्रों के व्यापार पर एकाधिकार को लेकर पुर्तगालियों से इनका तनातनी होते रहता था और छिटपुट लड़ाइयां होती रहती थी और समय के साथ साथ जो है छिटपुट लड़ाइयां बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि छिटपुट लड़ाइयों में डचों ने पुर्तगालियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया और उनके फैक्ट्री पर, उनके कोठी पर डच ने अपना अधिकार स्थापित किया। लेकिन समय बीतता गया, अंग्रेजों के साथ जो है डच का व्यापारिक हित को लेकर के संघर्ष शुरू हुआ और एक लंबे संघर्ष के उपरांत एक महत्वपूर्ण घटना हुई 1759 ईस्वी में बेदरा नामक युद्ध पर जगह पर बेदरा नामक युद्ध हुआ। बेदरा नामक जगह पर बेदरा का युद्ध हुआ और यह अंग्रेज और डचों के बीच हुआ। अंग्रेज और डच के बीच हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई और डच की हार हुई और डच के जितनी भी व्यापारिक कोठी थी, फैक्ट्रियां थी, उन सब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और फिर डच या भारत से निकलकर इंडोनेशिया जहां पर इनका मसालों का व्यापार चल रहा था वहां पर सिमट कर रह गया। आइए अब हम लोग अगली व्यापारिक कंपनी जो कि क्रम के हिसाब से देखें तो अंग्रेज को पढ़ना है, लेकिन चूंकि अंग्रेज लंबे समय तक यहां पर व्यापार किया है और व्यापार का जो छोटा कालक्रम रहा है पहले उसको पढ़ लेते हैं, इसलिए अब हम लोग अगली व्यापारिक कंपनी के रूप में जो पढ़ेंगे वो होगा फ्रेंच व्यापारिक कंपनी यानी फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी। आइए अब हम लोग फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी जो 1664 ईस्वी में कोलबर्ट के नेतृत्व में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें से आज्ञा प्राप्त कर भारत में व्यापार के लिए आया। वैसे फ्रांसीसी घूमने के उद्देश्य से एक बर्नियर जो पेशे से डॉक्टर था और एक टैबर्नियर जो पेशे से जोहरी था,
अकबर के कार्यकाल में घूमने के लिए आया, लेकिन उसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं था। व्यापार करने के उद्देश्य से 1664 ईस्वी में कोलबर्ट पहली बार भारत आए। एक बात मैं आपको बता दूं कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस दो संघर्षशील देश था, जो आपस में लड़ाई होती रहती थी उन लोगों की, और उसका प्रभाव भारत में भी कई दफा देखने को मिला है, जो हम लोग भारतीय आधुनिक इतिहास में कर्नाटक युद्ध के माध्यम से जानते हैं उसको। फ्रांसीसी कंपनी अपना पहला कोठी 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। वहीं दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में स्थापित किया। आप देख सकते हैं जिस तरह से ब्रिटिश भारत आया था और पहला फैक्ट्री उन्होंने सूरत में डाली थी 1608 में, और 1611 में मसूलीपट्टनम में ब्रिटिश डाली थी। ठीक वैसे ही फ्रांसीसी भी अपना पहला फैक्ट्री 1668 में सूरत में और दूसरा फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1669 में डाली। बाद में उन्होंने सेंट थोमे नाम के जगह पर 1672 ईस्वी में अपनी एक और फैक्ट्री डाली। फ्रांसिस मार्टिन नाम का एक फ्रांसीसी वास्तुकार, जो 1673 ईस्वी में भारत में पांडिचेरी नामक शहर की स्थापना की और उसे पूर्वी तट पर अपनी व्यापारिक राजधानी के रूप में उसे विकसित किया। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे फ्रांसिस मार्टिन, जो कि 1673 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की और बाद में वही पांडिचेरी व्यापारिक राजधानी के रूप में उभरकर बाद में सामने आया फ्रांसीसियों का। बंगाल में फ्रांसीसी अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र चंद्रनगर में, जो कि 1690 ईस्वी में स्थापित की, और इसके लिए उन्होंने तत्कालीन बंगाली सूबेदार शाइस्ता खां से अनुमति प्राप्त की थी। शाइस्ता खां उस समय के बंगाली सूबेदार थे, उनसे परमिशन लेकर के चंद्रनगर में 1690 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री बंगाल में डाली। एक चीज और हम लोग जानेंगे कि सहायक संधि की शुरुआत भारत में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने की थी। डुप्ले, जो कि 1742 ईस्वी में इन्होंने पहली बार हैदराबाद के साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि यह सहायता करने के नाम पर उस राज्य में या उस रियासत में अपने हितों को मनवाता था और टैक्स में छूट प्राप्त करता था। डुप्ले का पूरा नाम जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले था, जो 1742 ईस्वी में पहली बार हैदराबाद और उसके बाद कर्नाटक के साथ सहायक संधि की। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। यह कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं था, जबकि अंग्रेजी व्यापारी कंपनी एक निजी व्यापारी कंपनी थी। 217 शेयर धारकों की एक निजी व्यापारी कंपनी थी। यह कोई भी फैसला लेने में स्वतंत्र था और यही कारण था कि फ्रांसीसी का भारत में पतन और ब्रिटिश धीरे धीरे भारत में मजबूत होता गया। हम लोग यह भी जानते हैं कि पुर्तगाली व्यापारी कंपनी भी एक सरकारी कंपनी थी, जबकि डच एक निजी व्यापारी कंपनी थी और डच कोई भी फैसला लेने में स्वतंत्र था। इसीलिए छिटफुट विद्रोह के द्वारा ही पुर्तगालियों का दमन किया। लेकिन अंग्रेजी व्यापारी कंपनी 217 शेयर धारकों की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, इसीलिए डच निजी कंपनी होते हुए भी अंग्रेजों के सामने ज्यादा नहीं टिक पाया। और वही हाल भारत में फ्रांसीसियों के साथ हुआ।
कि एक सरकारी कंपनी निजी आदमी से लड़ नहीं पाया। और चूंकि दोनों संघर्षरत थे, तो भारत में जो कर्नाटक युद्ध के द्वारा देखा गया फ्रांसीसी और ब्रिटिश का झगड़ा, वह 1746 से 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, जिसकी समाप्ति एलासापल की संधि के साथ हुआ। जबकि दूसरी लड़ाई कर्नाटक युद्ध, जिसको कर्नाटक का दूसरा युद्ध कहा जाता है, यह 1749 से 1754 तक चला, जिसकी समाप्ति पांडिचेरी की संधि के साथ हुआ। जबकि सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच यूरोप में हुआ, और इसका प्रभाव भारत में देखने को मिला। और 1756 से 1763 तक कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ। और इसी समय 1760 ईस्वी में वांडीवास नाम की एक जगह पर वांडीवास का युद्ध होता है, और उस युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेना नायक सर आयरकूट था, वहीं फ्रांसीसी सेना का सेना नायक लाली था। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में निर्णायक रूप से फ्रांसीसियों को अंग्रेज हरा दिया, और फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और अंग्रेज अब सिर्फ पुर्तगाल में सिमट कर रह गया, और फ्रांसीसी भारत की आजादी के बाद 1954 ईस्वी में भारत खाली किया फ्रांसीसी आजादी के बाद। और वांडीवास जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था, उसी समय यह पांडिचेरी में सिमट कर रह गया, लेकिन भारत नहीं छोड़ा। और अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी व्यापारी कंपनी। साथ ही हम लोग एक छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं कि डेनिस जो कि 1616 में भारत आया था, और ज्यादा टिका नहीं, लेकिन अपना जो एक कंपनी खोला था वह था तंजौर। तंजौर में अपना पहला कंपनी खोला, जो कि बहुत जल्दी ही बंद हो गया, और भारत से डेनिस चला गया। और स्वीडिश जो कि 1717 में भारत आया था, 1731 में भारत आया था। यह भारत में संघर्ष को देखते हुए, व्यापारिक संघर्ष को देखते हुए, ये अपना फैक्ट्री नहीं डाला, बल्कि कहीं कहीं पर व्यापार किया, और भारत छोड़कर यह चीन व्यापार के लिए चले गए। आइए अब हम लोग ब्रिटिश व्यापारी कंपनी या अंग्रेजी व्यापारी कंपनी के रूप में पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग अंग्रेजी व्यापारी कंपनी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ देर पहले वांडीवास के युद्ध का जिक्र किए थे, जिसमें फ्रांसीसी की हार होती है, और फ्रांसीसी पांडिचेरी में सिमट कर रह जाता है, जो 1954 में भारत की आजादी के बाद भारत खाली करता है। पता नहीं, मुझसे गलती से अंग्रेज और पुर्तगाल का जिक्र हो गया था। खैर कोई नहीं, आइए अभी हम लोग जिक्र पढ़ते हैं अंग्रेजी व्यापारी कंपनी के बारे में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के 217 शेयर धारक व्यापारियों ने अंग्रेजी व्यापारी कंपनी बनाई, और दक्षिण पूर्व एशिया और विशेषकर भारत में व्यापार करने के लिए एक फरमान प्राप्त किया एलिजाबेथ प्रथम से। कुछ समय बाद एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है, और उनके जगह पर ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम बनता है। जेम्स प्रथम अपने राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजते हैं। कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचने के बाद उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर
से मिलने के लिए आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचने के बाद उन्होंने अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात किया। जहांगीर को भी तुर्की भाषा का ज्ञान था और कैप्टन हॉकिंस से काफी प्रभावित हुए। अभी मैं एक बात और आपको बता दूं कि कैप्टन हॉकिंस के बारे में एक केबीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंग्रेज पहली बार हेक्टर नामक जहाज से भारत गया था, उस जहाज का कैप्टन कौन था? तो हम लोग पहले से ही जानते हैं और उनका नाम कैप्टन हॉकिंस से ही जानते हैं। तो उस जहाज का कैप्टन कैप्टन हॉकिंस था। और कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर से तुर्की भाषा में बात किए तो जहांगीर बहुत प्रभावित हुए और खुश होकर के उन्हें इंग्लिश खां या कहें तो अंग्रेज खां की उपाधि प्रदान की। साथ ही साथ 400 मनसब की जागीरदारी भी उन्हें प्रदान की। लेकिन कैप्टन हॉकिंस लिखित फरमान चाहता था जहांगीर से कि भारत में हम अपनी कोठी डालें, अपना व्यापार करें। लेकिन भारतीय व्यापारियों ने या भारत में जो पहले से कंपनी यहां पर व्यापार कर रही थी, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। तो जहांगीर लिखित फरमान नहीं दिए और कैप्टन हॉकिंस को बिना लिखित फरमान के ही वापस लौटना पड़ा। 1608 ईस्वी में जब वो लौट रहे थे तो सूरत में पहुंचे। तो सूरत के उस समय के तत्कालीन सरदार जो थे वो खुर्रम थे। खुर्रम से जब उन्होंने बात किया तो खुर्रम उन्हें लिखित तो नहीं पर मौखिक फरमान दे दिया कि आप आइए सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करिए। और अंग्रेजों की पहली कंपनी सूरत में 1608 ईस्वी में बनना शुरू हुआ। लेकिन जब भारतीय व्यापारियों को पता चला तो ये खबर जहांगीर को दी और जहांगीर को जब पता चला तो जहांगीर आकर के 1608 ईस्वी में सूरत में जो कंपनी बन रही थी उसे रुकवा दिया। लेकिन इधर मौखिक जो फरमान मिला हुआ था मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपनी कंपनी बनाई। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अंग्रेजों की भारत में पहली कंपनी कहां थी और कब बनी, तो वो कहना है सूरत में 1608 ईस्वी में बनना शुरू हुई। लेकिन बनकर जो पहली कंपनी तैयार हुई वह थी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। फिर बाद में 1613 ईस्वी में एक बार पुनः अंग्रेजों को सूरत में जो कंपनी बन रही थी उन्हें पूरा करने का मौखिक फरमान प्राप्त हुआ और 1613 ईस्वी में सूरत का यह कंपनी बनकर तैयार हो गया। फिर आगे उड़ीसा में 1633 ईस्वी में और मद्रास में 1639 ईस्वी में अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी स्थापित हुई। बंगाल में अंग्रेजों की जो कंपनी थी वह हुगली में थी 1651 ईस्वी में। आप याद करिए कि जब हम लोग पुर्तगाल पढ़े तो पुर्तगालियों का भी बंगाल में पहला फैक्ट्री हुगली में ही था और वो भी 1651 में ही स्थापित किए थे। और बंगाल के हुगली में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित की अंग्रेजों ने, उसके लिए तत्कालीन जो सरदार थे या गवर्नर कहे वो शाह शुजा थे। इनसे परमिशन लेकर या इनसे अनुमति लेकर अंग्रेजों ने बंगाल के हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो कि काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्री थी। आइए हम लोग तो जान गए, लेकिन कैप्टन हॉकिंस के बाद टॉमस मुनरो जो कि 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पुनः उपस्थित हुआ और टॉमस रो को
1615 ईस्वी में लिखित फरमान प्राप्त हो गया। अब भारतीय व्यापारी भी इस कंपनी को रोकने में असमर्थ हो गई, क्योंकि जहांगीर के द्वारा उन्हें लिखित फरमान प्राप्त हो गया था। और आइए हम लोग जानते हैं कि 1651 ईस्वी में हुगली में जो अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, उसके बाद अंग्रेज बंगाल की खाड़ी में पुर्तगालियों की तरह यह भी लूटपाट करना शुरू कर दिया था और मुगल के जहाजों को भी लूट लिया था। तो 1686 ईस्वी में, और जब औरंगजेब को इस बात का पता चला, तो औरंगजेब अंग्रेजों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए बंगाल से अंग्रेजों को निष्कासित कर दिया और बंगाल में व्यापार करने से उन्हें रोक दिया। 1692 ईस्वी में जॉब चौरनार्क के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल औरंगजेब के दरबार में पहुंचे और वो क्षमा याचनाएं की, माफी मांगी और कहा कि अब से इस तरह की गलती नहीं होगी, हमें फिर से बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो औरंगजेब ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में इनसे वसूला अंग्रेजों से, और एक बार पुनः अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। और उसी शिष्टमंडल ने, जो जॉब चौरनार्क के नेतृत्व में औरंगजेब के पास पहुंचा था, इन्होंने बंगाल में 12,000 रुपया वार्षिक कर पर 3 छोटे छोटे शहर लिए, जिसका नाम था गोविंदपुर, सुतनाटी और कोलिकाता। ये 3 शहर 12,000 रुपया वार्षिक पट्टा पर ले लिया और 1698 में जॉब चौरनार्क ने ही कलकत्ता शहर की स्थापना की, उसी तीनों छोटे शहरों पर। गोविंदपुर, सुतनाटी और कोलिकाता, तीनों को मिला करके एक शहर कोलकाता शहर की स्थापना 1698 ईस्वी में जॉब चौरनार्क ने की। आइए हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों को जो शाही फरमान या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ा फरमान होता है, शाही फरमान होता है, सुनहरा फरमान जिसको कहते हैं, वो प्राप्त हुआ। वो सबसे पहली बार 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक के द्वारा गोलकुंडा में अंग्रेजों को निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ और इसे अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कहा जाता है। सुनहरा फरमान कहा जाता है। गोलकुंडा में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और फिर 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह के समय, जो तत्कालीन मुगल बादशाह फारुखसियर थे, उनके दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल पहुंचती है और फारुखसियर से 3,000 रुपया वार्षिक पट्टा पर 3,000 रुपया वार्षिक पट्टा पर इन्होंने बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया, जो कि उस समय बंगाल में शामिल था वर्तमान बिहार और वर्तमान ओडिशा, वर्तमान झारखंड और ये सारे जगह मिला करके बंगाल के नाम से जाना जाता था। वो 3,000 रुपया वार्षिक पट्टा पर जॉन सुरमन ने फारुखसियर से प्राप्त किया। साथ ही साथ 10,000 रुपया वार्षिक कर पर सूरत में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। और साथ ही मुंबई में जो अंग्रेजों ने एक विशेष सिक्का चलाया था, जब ब्रिटिश राजकुमार
चार्ल्स सेकंड यानी चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ तो दहेज स्वरूप उन्हें जो मुंबई दी गई थी, उस मुंबई को 1661 ईस्वी में दहेज में मिला और 1668 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार ब्रिटिश व्यापारी कंपनी को 10 पाउंड किराए पर मुंबई को दे देता है और 1687 ईस्वी में जो अपना व्यापारिक केंद्र बनाता है अंग्रेज मुंबई को, वहां पर एक सिक्का जारी करता है। उस सिक्का को फारुखसियर से जॉन सुरमन पूरे भारत में चलाने का अधिकार प्राप्त करता है। इस अधिकार को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, एक लिखित फरमान और सुनहरा फरमान कहा जाता है इसको कंपनी के अधीन। इसीलिए हम लोग इसको मैग्ना कार्टा के रूप में भी जानते हैं। बाद में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, जो कि अयोग्य शासक के रूप में जाना जाता है, उनकी अयोग्यता का लाभ उठाते हुए मुर्शिद कुली खां बंगाल में नवाब की उपाधि के साथ, सआदत खां अवध में नवाब की उपाधि के साथ तथा चिलकलीज खां हैदराबाद में निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ अपना स्वायत्त सत्ता कायम किया, यानी कि अपनी निजी सत्ता कायम की उन्होंने मुगल से हट करके। अब आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि बंगाल में किस तरह से ब्रिटिश अपना प्रभुत्व धीरे धीरे जमाया। अब अगले क्लास में हम लोग ब्रिटिश के बारे में, जो बंगाल में अपना व्यापार किया, उसके बारे में जानेंगे। आइए अगले क्लास का इंतजार करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में जो तैयारी करने वाले हैं उन्हें शेयर करें और आपको यह वीडियो कैसी लगी वह कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और अगली वीडियो के लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो वो हमें निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हम अगले वीडियो के लिए उसमें सुधार कर पाएं। आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।